हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो आपका एजुकेशन फॉर पेपर है, उसमें जो आज का टॉपिक है राधा कृष्णन आयोग 1948 से 49 है। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व में जो आयोग थे, जैसे कि आपका मैकाले आयोग हो गया है, सैडलर आयोग हो गया, हर्टॉग समिति हो गया, जो भी एक्ट वगैरह हम लोगों ने पढ़ा, जो भी थी 1835, है ना, आकलैंड का हो गया, तो बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो स्वतंत्रता के बाद का आयोग है, यानी कि जब हम लोग का देश आजाद होता है तो आजाद होने के बाद ये ऐसा मतलब पहला आयोग है। जैसे आपके एग्जाम टेट या सुपर टेट में भी पूछ लेता है, सेमेस्टर में भी पूछ लेता है कि स्वतंत्रता के बाद का पहला आयोग कौन सा है, तो राधा कृष्णन आयोग है, ध्यान रखिएगा। और देखिए, इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, राधा कृष्णन कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, राधा कृष्णन आयोग या राधा कृष्णन कमीशन, या इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1948-49 में बनाया गया था। जब हम लोग का देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। और ये आयोग कब आया था? 1948 में आया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। हर क्षेत्र में परिवर्तन और सुधार की प्रक्रिया आरंभ हुई। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले ध्यान गया। जब हम लोग का देश आजाद होता है तो उस समय, आजादी के पहले तो ब्रिटिश सरकार ने काफी चीजों को यहाँ पे रखा था, मतलब बहुत सारी चीजों को अपने हिसाब से किया था। तो यहाँ पे कहीं न कहीं बहुत सारे परिवर्तन और सुधार की जरूरत थी। तो जो हमारे भारतीय विद्वान थे, जो शिक्षाविद थे, इनका सबसे पहले फोकस शिक्षा पे गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो इनका ध्यान गया वो तत्कालीन जो उच्च शिक्षा थी उस पर गया, कि जो यहाँ की उच्च शिक्षा वो क्या है, सैद्धांतिक अधिक है, लेकिन मतलब व्यवहारिक कम है। यानी कि इसमें देखा जाए तो चीजों को बस वैसे ही रख दिया गया है और उसमें व्यवहारिकता की कमी है। ठीक है, तो देखा जाए जो भी कई सारे देशों की अपेक्षा यहाँ की जो उच्च शिक्षा प्रणाली थी, जो हायर एजुकेशन सिस्टम था, वो बहुत ही लो था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं इस आयोग को बनाया गया और उच्च शिक्षा पे ध्यान दी गई। ठीक है, आगे देखिए क्या है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद ने भारत सरकार को यह सुझाव दिया कि वह एक ऐसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति करे जो विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव दे। ठीक है, तो जो उस समय केंद्रीय शिक्षा सलाहकार जो बोर्ड था और जो अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद जो काउंसिल थी, इसने क्या किया, भारत सरकार को एक सुझाव दिया कि आप मतलब एक ऐसे आयोग की नियुक्ति करिए जो कि इस हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए एक सुधार का काम करे, है ना। तो इस चीज को देखते हुए फिर भारत सरकार क्या करती है, इनके सुझाव पर 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, यानी कि भारत सरकार ने कब नियुक्ति की इस आयोग की? 4 नवंबर 1948 को, वो भी किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। अब देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? ये एक महान दार्शनिक, महान शिक्षाविद, एक महान विद्वान, एक महान व्यक्ति थे, जो कि कहीं न कहीं शिक्षा के लिए इनका एक अलग ही विचारधारा था और इनका फोकस सबसे पहले शिक्षा पे ही गया। और ये आप लोगों को भी पता होगा कि हमारे भारत के पहले जो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और मतलब सेकंड राष्ट्रपति भी रहे, और इनको भारत रत्न भी मिला था 1954 में। और उसी समय भारत रत्न की शुरुआत भी हुई थी 1954 में, और उसी समय इनको भारत रत्न भी मिला था। और इनके साथ 2 व्यक्तियों को और भारत रत्न मिला था। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को और वेंकटन रमन को। ठीक है, तो ये जो महान पुरुष थे, तो इन्होंने कहीं न कहीं जब भारत सरकार जब इस आयोग की नियुक्ति कर देते हैं तो ये बहुत सारी चीजों का फिर अध्ययन करते हैं। देखिए, इन्हीं के नाम पर फिर हम लोग अभी भी शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। और इनका जन्म 1888 को हुआ था, और जिनको बहुत ही उत्साह से हम लोग मनाते हैं और इनको याद करते हैं। तो जो ये आयोग था
तो इस आयोग में जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसमें हायर एजुकेशन सिस्टम की बात की गई है। तो सबसे पहले इस आयोग को बनाने का उद्देश्य ही ये था कि इस आयोग में देखा जाए कि जो इसके पहले जो जब ब्रिटिश सरकार थी तो उस समय शिक्षा के में क्या क्या चीजें थी, मतलब जो भी उस समय आयोग आई वो आयोग अपने हिसाब से चीजों को करती गई, है ना। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम था वो बिल्कुल ही मतलब दयनीय हो गई, सही नहीं थी। तो उसमें परिवर्तन, सुधार, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता थी। तो उसी के आधार पर ये इस आयोग को भी बनाया गया और इस आयोग ने बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या है। इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी। ठीक है, यानी कि भारत सरकार ने इसकी नियुक्ति कब की? 4 नवंबर 1948 को की और इस आयोग ने सब अध्ययन करने के बाद फिर 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी। अब यह प्रतिवेदन 447 पृष्ठों का एक बृहद दस्तावेज है। यानी जो ये रिपोर्ट सौंपी गई ये कितने पृष्ठों की थी? 747 पृष्ठों की। ठीक है, और जिसमें कि 15 अध्यायों में है, 15 अध्यायों में इसको विभाजित की गई। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे यहाँ तक। आगे चलते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इसे राधाकृष्णन आयोग के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ चुका कि इस आयोग को राधाकृष्णन के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे। यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता भी है कि स्वतंत्र भारत का पहला आयोग कौन था? तो वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या आपका राधाकृष्णन आयोग। ठीक है, अतः इसे विश्वविद्यालय आयोग कहा जाता है क्योंकि इसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था, संरचना की जांच करना और तत्कालीन समस्याओं का पता लगाकर इसके संदर्भ में भारत सरकार को आवश्यक सूचना देना था। ठीक है, तो इस आयोग की नियुक्ति का यही उद्देश्य था, यही चीज था कि शिक्षा की जो व्यवस्था क्या होनी चाहिए, मतलब शिक्षा की संरचना क्या होनी चाहिए, इसकी संरचना की जांच करना, तत्कालीन समस्याओं का पता लगाना। तो बहुत सारी चीजों को रखा गया था जो कि कहीं ना कहीं भारत सरकार के समझ सुझाव देना था। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या है। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, आगे है कमीशन के सदस्य, है ना। कमीशन के सदस्य मतलब कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो आयोग था, जो राधाकृष्णन आयोग था, है ना, इस कमीशन में कौन कौन से सदस्य थे। तो चलिए सदस्य भी जान लेते हैं हम लोग। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर ताराचंद, सर जेम्स एफ डफ, आर्थर ई मॉर्गन, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर मेघनाथ शाह, डॉक्टर कर्म नारायण बेहल, डॉक्टर जॉन जे टाइगर्ट, श्री एन के सिद्धांत। तो देखिए ये सारे इसके मेंबर रहे हैं, लेकिन इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए इस आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था, मतलब कि किस किस कार्यक्षेत्र में फोकस करना था, क्या कार्यक्षेत्र था, पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, फिर इसके उद्देश्य को पढ़ेंगे, फिर सुझाव बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्यक्षेत्र में क्या है? भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा तथा खोज कार्यों का उद्देश्य। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा जो है तो उससे संबंधित कौन कौन से खोज कार्य करना चाहिए, किस किस क्षेत्र में करना चाहिए, इस पे फोकस करना था। दूसरा क्या था? भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रशासन, नियंत्रण, कार्यक्षेत्र तथा विधान में हो सकने वाले परिवर्तन पर प्रकाश डाला। ठीक है, तो जो भारतीय विश्वविद्यालय की जो प्रशासन थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो नियंत्रण कार्य था, जो कार्य क्षेत्र था, तो उससे संबंधित विधान मतलब कानून, उससे संबंधित कौन कौन से कानून हो सकते हैं, कौन कौन से नियम हो सकते हैं, उस पर प्रकाश डालना था। आगे देखिए क्या है? विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति के संबंध में सिफारिशें करना। जो विश्वविद्यालय की जो आर्थिक स्थिति है इसके संबंध में भी सिफारिशें करना था, इसके संबंध में भी कुछ पॉइंट को रखना था। ठीक है, कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए, कैसा पुस्तकालय होना चाहिए, कहाँ पे कितना खर्च होना चाहिए, टीचर्स के लिए क्या वेतन होना चाहिए, बहुत सारी चीजों को आर्थिक स्थिति का संबंध इससे है। ठीक है, आगे देखिए क्या है? विश्वविद्यालय की शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विचार प्रस्तुत करना।
यानी जो विश्वविद्यालय की शिक्षा की जो स्तर है उसको ऊंचा उठाने के लिए भी विचार प्रस्तुत करना था कि जो विश्वविद्यालय में जो शिक्षा दिया जा रहा है तो इस शिक्षा में क्या क्या चीजें रखा जाए कि बहुत सारी चीजों को मतलब शिक्षा जो है कि सुचारू रूप से अच्छे से चल सके। ठीक है, यानी जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसको कितना अच्छा किया जाए कि वो एक सिस्टमेटिक व्यवस्थित तरीके से वो चले। ठीक है, आगे देखिए क्या है, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम पर विचार करना, यानी जो विश्वविद्यालय है उसके पाठ्यक्रम पर भी विचार करना था। ठीक है, कि इसमें पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, इसका सिलेबस मतलब क्या होना चाहिए और क्या क्या चीजें इसमें होनी चाहिए, कौन कौन सी पुस्तकें होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें इसमें थी। तो विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम पर भी विचार करना था। तो ये इसके कार्यक्षेत्र हैं। चलिए आगे हम लोग इसके उद्देश्य को भी पढ़ लेते हैं। उद्देश्य में क्या है, अब देखिए जो उद्देश्य है, उद्देश्य में क्या है कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य नवीन विचारधाराओं, नवीन मान्यताओं को जन्म देना और पुरानी विचारधाराओं के साथ समन्वय स्थापित करना होना चाहिए। यानी विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या था कि जो भी इनोवेटिव चीज है, जो भी नवाचार है, तो नवीन बातों को रखना, नवीन मान्यताओं को रखना और ये सारी चीजों को रखने के साथ जो पुरानी विचारधाराएं, जो पुरानी मर्यादाएं हैं या विचारधाराएं हैं, तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना है। हमको उन विचारों के साथ, पुरानी विचारधाराओं के साथ नवीन विचारधाराओं को एक समन्वय स्थापित करके चलना होगा या चलना चाहिए। तो ये इसमें ये चीजें कहा गया कि मतलब दोनों विचारधाराओं को इम्पोर्टेंस यानी महत्व देना है। आगे देखिए क्या है, विश्वविद्यालय को ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना चाहिए जो राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय आदि सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ सके। ठीक है, तो यानी इसमें सीधे कहा गया कि विश्वविद्यालय को ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना है जो कि देश का एक अच्छा नागरिक बन सके, है ना, जो राजनीतिक और प्रशासन और व्यवसाय आदि सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ये इसका एक और ये भी उद्देश्य रहा। नेक्स्ट क्या है, विश्वविद्यालय को विद्यार्थियों के मानसिक एवं शारीरिक विकास दोनों को ही समान महत्व देना चाहिए। यानी विश्वविद्यालय में ये भी रखा गया है कि बच्चों के केवल मानसिक विकास पे नहीं ध्यान देना है, यानी कि उनके शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना है। तो जो विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक दोनों पर समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस पे भी ध्यान दिया गया, महत्व रखा गया। आगे क्या है, विश्वविद्यालय की शिक्षा का लक्ष्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना होना चाहिए। देखिए विश्वविद्यालय की जो शिक्षा का लक्ष्य बनाया गया इसमें, तो इसमें यही था कि न्याय होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए और इसमें समानता होना चाहिए, विश्व बंधुत्व की भावना होना चाहिए, भाईचारा की भावना होनी चाहिए। तो इसका कहीं न कहीं विचारधारा विद्यार्थियों में उत्पन्न करना, एक भाव उत्पन्न करना, तो विश्वविद्यालय का कहीं न कहीं ये भी उद्देश्य रहा कि हमें शिक्षा को इसी तरीके से ऐसे ही देना है ताकि जो विद्यार्थी हैं उनका संपूर्ण मतलब सर्वांगीण विकास हो सके और वो शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक रूप से सभी तरीके से उनका विकास हो सके। ठीक है, तो कहीं न कहीं विश्वविद्यालय में बहुत सारी बातों को रखा भी गया। तो चलिए ठीक है, आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। अब आगे हम लोग इसके प्रमुख सुझाव और जो सिफारिशें हैं इस आयोग के, तो इसके सेकंड वीडियो में हम लोग इसके सुझाव और सिफारिश को पढ़ेंगे। और आज आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, आशा करती हूँ। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।